बच्चों, आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे स्थिर वैद्युत विभव के बारे में कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। आपको याद होगा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वहां पर एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको कि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बच्चों, उस वेक्टर के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक स्केलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक अदिश राशि से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस अदिश राशि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी वस्तु के आवेशन की स्थिति को बताता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि यदि दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो आवेश का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा, इसको निर्धारित करने वाली जो भौतिक राशि होती है उस भौतिक राशि को हम लोग स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। इसे और अच्छी तरह से बच्चों हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से यदि हम दो अलग अलग तापमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लेकर के आए तो उसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में जो विद्युत का प्रवाह होता है, धनावेश का प्रवाह होता है, वो उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है। ठीक है ना? तो यानी कहीं पर भी आवेश का प्रवाह विद्युत क्षेत्र में किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा उसको कौन निर्धारित करता है? उसको विद्युत विभव निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ताप यह निर्धारित करता है कि ऊष्मा का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा। ठीक है ना? तो बच्चों, इससे पहले कि हम लोग स्थिर विद्युत विभव के बारे में डिटेल में पढ़ें, उसको और ज्यादा समझें, हम पहले यहां पर बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जरा विद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले, को डिस्कस करने से पहले हम जरा पीछे की ओर चलते हैं, पिछली कक्षा में जहां पर हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में आपसे बात करी थी कि हम लोग यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, और वहां पर हमने बात करी थी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है जो अर्थ के ऊपर रखी हुई है। सपोज इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान m है। इस पर नीचे की ओर पृथ्वी द्वारा एक बल लग रहा है जिसको कि वेट कहते हैं, एंड दैट वेट इज इक्वल टू mg है, जहां पर g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब बच्चों, हम लोग इस बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी डिस्प्लेस करना चाहते हैं इस तरह से। यहां से हम इसको ले जाना चाहते हैं, यहां इस पॉइंट पर हम ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि यहां से हम इसको इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं और जो डिस्टेंस है बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वो h। तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं इसको क्यों इनसर्कल कर रहा हूं फोर्स कहते हुए? क्योंकि इसमें इतना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो अगर आप इसको इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको बाहर से मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स इतना ही होना चाहिए जितना कि इस पर वेट का फोर्स ग्रेविटी के कारण काम कर रहा है। तो वर्क डन जो होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब हम वर्क करेंगे तो वो जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच? mg। mg क्या एक्सटर्नल फोर्स है जो आपने अगेंस्ट ग्रेविटी लगाया है, एंड इज इक्वल टू h, यानी mgh। और बच्चों, हमने आपसे कहा था कि ये जो यहाँ पर वर्क डन है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसका प्रूफ क्या है कि अगर आप बच्चों इसको यहाँ पर फिर फ्रीली छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देता है और ये इधर से मूव करके काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, यहाँ आते आते मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। फाइन। तो बच्चों, हमने कहा था कि ये जो mgh यहाँ पर है ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। फाइन। और अगर यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा को जीरो मान लें या इस जगह पर यदि स्थितिज ऊर्जा जीरो है, क्योंकि कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट हमको लेना पड़ेगा, उस केस में हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी जो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी होगी? mgh होगी। तो कहने का मतलब ये बच्चों
कि जब कहीं पर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो जो किया गया वर्क है, वो किया गया वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक और एग्जांपल आप लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये स्प्रिंग है, ठीक है। अगर बच्चों आप इस स्प्रिंग को दबाते हैं, ठीक है, तो दबाते हैं इस प्रकार से, तो इस स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा दबाएंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फाइन। और वो जो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए स्प्रिंग के, जब आप बाहर से फोर्स लगा और जब ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो ये स्टेट है, तो यहाँ पर इसमें किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। फाइन। लेकिन जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये इसके नजदीक आता है, और नजदीक आता है तो इनके नजदीक आने में क्या लगता है, इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, और जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, कंबाइन करके सारी उसकी सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पर जो फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं वो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क है। फाइन। तो ये वर्क करते करते आप ये जो इसमें फोर्स कर रहे हैं, फोर्स के अगेंस्ट बाहर से फोर्स लगा के इसके अगेंस्ट जो आप वर्क कर रहे हैं, वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को प्रेस करेंगे, जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल वर्क इसके ऊपर करेंगे, उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। फाइन। इसीलिए जब आप जितना ज्यादा दबा के इसको छोड़ेंगे तो उतनी ज्यादा गति से जो है, उतने ज्यादा वेग से स्प्रिंग जो है अपनी जिधर की ओर आपने इसको प्रेस किया उसके विपरीत दिशा में बाहर की ओर जाएगा, या उतनी तेजी से जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसमें बदलेगी, गतिज ऊर्जा में बदलेगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये सब मैकेनिक्स से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। इन सब की चर्चा हम लोग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, उसको जरा हम लोग यहाँ पर समझते हैं, क्यों हम लोग यहाँ पर ये सारा का सारा डिस्कशन कर रहे हैं। फाइन। देखिएगा, मान लीजिए बच्चों यहां पर आपके पास कोई चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है क्यू, और यहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, ये पॉइंट ओ मान लीजिए, ये पॉइंट पी मान लीजिए, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसको इधर की ओर रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस पर जो बाहर से जो फोर्स लग रहा है, सपोज दैट फोर्स इज एफ ई, और उसकी वैल्यू आप यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स से निकाल सकते हैं, दैट विल बी के क्यू नॉट ओवर, इफ दिस डिस्टेंस इज आर, तो दैट विल बी के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों अब अगर आप इस टेस्ट चार्ज को यहां से मूव करके यहां तक लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर से इतना ही फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा, यानी एफ एक्सटर्नल जो आप लगाएंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस एफ ई। माइनस ये बता रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ एफ ई, लेकिन जो डायरेक्शन होगी बाहर से लगने वाले फोर्स की दैट विल बी अपोजिट टू दिस फोर्स। फाइन। और जब आप इसको यहां से फोर्स लगा के यहां से डिस्प्लेस करके मान लीजिए यहां से यहां तक लेकर के आते हैं, तो उस केस में यू विल डू सम एक्सटर्नल वर्क, यहां पर आप कोई बाह्य कार्य करेंगे, ठीक है। वो जो एक्सटर्नल वर्क है, दैट एक्सटर्नल वर्क विल बी स्टोर्ड हियर एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो उसी को बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहां से यहां तक आने में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज हो गया, क्योंकि हम अभी यहां पर ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसीलिए यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो वर्क क्या कहलाएगा, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला चेंज कहलाएगा। अब बच्चों अगर ये पॉइंट हम कहीं कहां ले लें, इन्फिनिटी पर ले लें, और इन्फिनिटी पर ये मान लें कि वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो 0 है, तो वहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, इस पॉइंट पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, क्योंकि यहां पर जो इनिशियली थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मान करके चल रहे हैं, 0 मान करके चल रहे हैं। तो बच्चों ये अवधारणा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो बच्चों इस चीज को यहाँ पर एक फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उसको जरा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमने कहा कि यहाँ पर ये आपके पास एक चार्ज है, और वो चार्ज कितना है बच्चों, वो चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। ये जिस पॉइंट पर रखा हुआ है दैट पॉइंट इज ओ। फाइन। अब बच्चों हमारे पास
ये पॉइंट ए है और इसे हम यहां से इस पॉइंट बी पर लाना चाहते हैं। यहां पर किस चार्ज को लाना चाहते हैं, ए से बी पर? सपोज यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है दैट चार्ज इज क्यू नॉट। ये चार्ज यहां पर सोर्स चार्ज है और ये चार्ज यहां पर टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज होने का मतलब ये है कि जो क्यू नॉट है दैट इज मच स्मॉलर देन क्यू, कैपिटल क्यू, यानी क्यू नॉट का जो मान है, क्यू नॉट का मान कैपिटल क्यू के मान से काफी कम है। फाइन। तो बच्चों अब हमने एक बात और मान ली कि जब ये यहाँ पर रखा हुआ है, जिस समय पर ये बिंदु ए पर रखा हुआ है, उस समय पर इन दोनों के बीच जो क्या लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, सपोज दैट फोर्स इज एफ ई। इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है? एफ ई है। यानी ओ तथा ए पर रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल माना एफ ई है। ठीक। तो बच्चों अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस चार्ज को इधर डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, इधर से इधर की ओर। ठीक है। तो चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए जो न्यूनतम बल रिक्वायर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? एफ ई के बराबर होना चाहिए। लेकिन उसकी जो दिशा होनी चाहिए वो दिशा इस एफ ई के विपरीत होनी चाहिए। एफ ई तो ये है, ये एफ ई है और हम बाहर से जो फोर्स इस पर लगा रहे हैं जिसके कारण इधर की ओर शिफ्ट होगा, दैट फोर्स विल बी एफ एक्सटर्नल। तो यहां पर जो बाहर से बल लगाएंगे इसको डिस्प्लेस करने के लिए, बाह्य बल जो है एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों यहां से हम इसको डी आर, स्मॉल डी आर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है। तो स्मॉल डी आर डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो ये बहुत छोटी होने के कारण यहां से यहां आने पर जो एफ एक्सटर्नल है इसके मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फाइन। तो बच्चों यहां पर जो वर्क डन होगा यहां से यहां तक लाने में, ए से मान लीजिए इस पॉइंट को आपने पी माना, ए से पी तक लाने में जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर एफ एक्सटर्नल डॉट वेक्टर डी आर। अब दोनों की डायरेक्शन एक ही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और एफ एक्सटर्नल भी इसी डायरेक्शन में है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डी आर, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है ना। तो बच्चों ये तो इतना इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जाने वाला वर्क डन होगी, लेकिन टोटल वर्क इसको यहां से यहां तक लाने में कितना करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां ला रहे हैं? फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। ऑफ एफ एक्सटर्नल डी आर। ठीक है ना। अब एफ एक्सटर्नल को अगर आप एफ ई के टर्म्स में रखना चाहें तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम ए टू बी माइनस एफ ई डी आर। तो बच्चों ये जो आप यहां वर्क डन दिखा रहे हैं, ये वर्क डन ही यहां से यहां तक आने में जो किया गया वर्क डन है, यही वर्क डन यहां पर इसके पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ई डी आर। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि जब आप यहां से यहां तक इस परीक्षण आवेश को लेकर के आएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में इतना परिवर्तन हो जाएगा। इसको बच्चों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस ए बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर हो गया डेल्टा यू बराबर माइनस इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्सटर्नल एफ ई इंटू डी आर। ठीक। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को बता रहा है
और इसको हम इस प्रकार से नोट करके लिख सकते हैं, इस प्रकार से हमेशा लिख सकते हैं कि बिंदुओं B व A के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन उस न्यूनतम कार्य के तुल्य होता है जो बाह्य बल द्वारा धन परीक्षण आवेश को बिना त्वरण के A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, ये यहाँ पर बता रहा है स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों मान लिया कि ये बिंदु कहीं अनंत पर स्थित है, जो बिंदु अभी हम ए पर लेकर के चल रहे हैं, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हम लोग कितनी मान करके चलते हैं, u एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो उस स्थिति में बच्चों इसी सूत्र को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ub की जगह पर हम सिंपल u लिख लें इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू b एफ ई डी आर। एक काम और हम यहाँ कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर बच्चों b है, अगर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, तो उस केस में बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r लिमिट एफ ई डी आर। और अगर स्थिति ऐसी ना हो जैसा कि हमने यहाँ पर माना है कि विस्थापन और जो बल है वो एक ही दिशा में है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r वेक्टर एफ ई डॉट वेक्टर डी आर। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ये क्या है, ये यहाँ पर किसी भी निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो सूत्र इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी आवेश के कारण या आवेश विन्यास के कारण, यदि ये आवेश एक से अधिक है, तो किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी आवेश की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो किसी बाह्य बल द्वारा उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इस प्रकार से भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों अभी हमने आपको बताया कि यदि हम किसी आवेश परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु ए तक लाते हैं तो इसमें जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना, उस कार्य को हमने कहा वो कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। यानी हमने कहा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, इसको यहां से यहां तक लाने में किया जाता है। लेकिन बच्चों ये जो स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है ये यहाँ पर किसके साथ बदलता चला जाएगा, ये यहाँ पर इस परीक्षण आवेश के साथ बदलता चला जाएगा। यदि इस परीक्षण आवेश के मान में कुछ भी परिवर्तन किया जाएगा तो उसके साथ साथ डेल्टा यू के मान में भी परिवर्तन होगा। तो बच्चों यदि हम इसका एक मानकीकरण कर दें और हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ जो चार्ज लाया जा रहा है वो चार्ज जो है वो चार्ज यहाँ पर यूनिट चार्ज है, यानी कि एक कूलाम का चार्ज है, एकांक आवेश है। तो उस एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य को हम इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी अगर हमें डिफाइन करना हो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर कितना है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू वी ए बी ओवर क्यू नॉट, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, ठीक है। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अगर ये वाला बिंदु उच्च विभव का बिंदु कहलाता है, ये वाला बिंदु निम्न विभव का बिंदु कहलाता है, और जैसे ही आप किसी वस्तु को इस उच्च विभव के बिंदु पर लाकर छोड़ेंगे तो जैसे ही आप छोड़ेंगे, बाहर से लगने वाला फोर्स हटाएंगे तो तुरंत ये इस उच्च विभव के बिंदु से निम्न विभव के बिंदु की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा।
तो बच्चों एक काम और करें, यदि ये जो बिंदु ए है, ये बिंदु कहीं कहाँ स्थित है, अनंत में, ये बिंदु कहीं इंफिनिटी पर स्थित है, तो एट इंफिनिटी, अनंत पर, वी का मान इज इक्वल टू 0। इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, जो वी बी है दैट विल बी इक्वल टू W infinity to B over Q naught, or it may be written as V is equal to W over Q naught. और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो V है ये क्या है, आगे आपके पास B बिंदु पर विभव का मान आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों इसके बात कर लें किस प्रकार की राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, और जहां तक इसके मात्रक की यदि हम बात करें तो इस सूत्र से हम देखें तो हमारे पास विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा, वो मात्रक हो जाएगा बच्चों, क्योंकि W का मात्रक क्या होगा, जूल, और यहाँ पर जो चार्ज है उसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो ये क्या हो गया, विभव या विभवांतर का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल कूलाम टू द पावर -1 या जे सी टू द पावर -1। बच्चों शॉर्ट में हम लोग उसको वोल्ट बोलते हैं, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 जूल पर कूलम। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया, अगर एक वोल्ट को आपको डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट में भी डिफाइंड एज कि यदि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उसे उस बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो कितना होता है, वो 1 वोल्ट होता है। फिर सुन लीजिए कि हमारे पास यूनिट चार्ज है, उस यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं और यहां से इस पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो विद्युत विभव इस बिंदु पर होगा वो कितना होगा, वो 1 वोल्ट कहलाएगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। चलो बच्चों अब जरा हम लोग इसकी डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं कि विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, विमा जिसे हम लोग कहते हैं। तो विमा इसकी हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अभी हमने निकाला V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर V की विमा ज्ञात करना चाहते हैं, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ Q नॉट, ठीक है ना। W यानी कार्य की विमा कितनी होती है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बल की विमा कितनी होती है, अगर हम बल की विमा की बात करें, बल की विमा होती है mLt टू दी पावर -1। तो जब आप उसे L से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा mL टू दी पावर 2 t टू दी पावर -2। और चार्ज Q बराबर होता है I इंटू टी, I की विमा A और टाइम की विमा T, ठीक है ना। तो बच्चों इसकी डायमेंशन हो जाएगी वोल्टेज की m A टू दी पावर -1 T
और पहले L2 लिख दीजिए, L टू दी पावर 2 और T टू दी पावर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की जो डायमेंशन आपके पास निकल करके आ जाएगी वो हो जाएगी m टू दी पावर 1, ठीक है, या m केवल आप इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर -1, l टू दी पावर 2 एंड t टू दी पावर -3। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है इसकी विमाएं जो ज्ञात इस प्रकार से की जा सकती है। ठीक है।